नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ पे हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। और आज हम बात करेंगे बहरेपन की, दरअसल कि क्यों होता है बहरापन, किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्या ये सिर्फ ढलती उम्र की समस्या है या इससे अधिक भी कुछ है, और बच्चों में इससे जुड़ी हुई समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। बुजुर्गों की तो बात करेंगे ही, तो क्या वजह हो सकती है बहरेपन की, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है और इस पर उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने विशेषज्ञों से, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रितेश कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं ईएनटी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली से। हमारे साथ में डॉक्टर गौतम बीर, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं लेडी ईएनटी डिपार्टमेंट में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति लाल, जो कि कंसल्टेंट हैं, ईएनटी कंसल्टेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो तीनों खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। और दर्शकों, इस कार्यक्रम से आप भी सीधे जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारी फ़ोन लाइंस खुल गई हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई शंका है तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स जो है वो नोट कर लीजिए, 01123387031 और 01123097670 यानी 7670 लास्ट में। और ये नंबर्स फ्लैश लगातार करते रहेंगे, तो आप इनको देखकर अपने जो भी सवाल हो वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर राकेश कुमार, अगर आपके साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर कैसे समझना चाहिए बहरेपन को, और क्या कितनी बड़ी समस्या है हमारे इस देश में बहरापन, और क्यों होता है। मतलब बहुत सारे जो जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर क्यों ये हो सकता है और कितना बड़ा लोड है हमारे देश में। जी धन्यवाद। मैं इस बारे में एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो बहरापन है वो हमारे जितने भी हैंडीकैप्स हैं उस पे नंबर 2 पे है। अच्छा। मतलब समस्या काफ़ी बड़ी है जी। हमारे लिए। और भी दिक्कत इसलिए है कि हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसमें करीब 4 से लेकर 9% तक जो हियरिंग लॉस का लोग हैं जिनको कोई हियरिंग लॉस है और सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस है, जिसको कि बिना इलाज के ठीक करना मुश्किल होगा। जी। और जो बच्चे हैं वो करीब 4 बच्चे 1000 में से हियरिंग लॉस के साथ पैदा होते हैं। जी। जहाँ तक कारणों का सवाल है तो WHO का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज पाया गया कि कान के अंदर मैल का होना। इसके अलावा इन्फेक्शन के बिना कान में जो सुनने की समस्याएं हैं, जैसे उम्र के साथ जो सुनाई कम होता है वो करीब 15% था। जी। इसके अलावा कान बहना और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी, जिसमें कि कंजेनिटल जो है, जो जन्मजात हियरिंग लॉस है वो करीब 0.4%, 1% से कम था। तो ये कॉमन कॉजेज़ हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो हियरिंग लॉस है वो दिखता नहीं है। जी। किसी को देखने की समस्या है तो पता लगता है, किसी का पैर में दिक्कत है तो पता लगता है। तो ये एक हिडन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जिससे हम इसे पता लगाएं जल्दी से जल्दी और उसका इलाज करें। जी, निश्चित तौर पर। डॉक्टर गौतम बीर, अगर हम आपसे समझना चाहें कि इस समस्या की शुरुआत कैसे समझा जाए, यानी कि किस लेवल पर समझें कि सुनाई देना कम हो गया है, क्योंकि ये व्यक्ति फील तो करता है कई बार कि उसको सुनना कम हो गया है, लेकिन ये समय के साथ चूंकि ग्रेजुअली होता है, तो कैसे इसको समझें, कब डॉक्टर के से जाएं, कब उसके बाद संपर्क करें। देखो, जो एडल्ट्स हैं हमारे
जो बड़े लोग हैं वो तो आपको बता ही देते हैं कि भाई हमें नहीं सुनाई दे रहा है, चाहे हमें कम सुनाई दे रहा है कि या हमें सुनना पहले से कम हो गया है, क्योंकि हम सबकी एक नॉर्मल सुनवाई होती है। जब हम उस पर कोई फ़ोन नहीं सुन पाते या टीवी हमें ऊंचा लगाना पड़ता है या लोग ही बोल देते हैं कि आजकल आप बहुत ऊंचा सुन रहे हो, हम आपको बुला रहे हैं, बस सारी प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो इतने कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, जैसे कि एक कि वो अपने स्कूल की परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा नहीं ना वो स्कूल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर वो पीछे बैठा होगा उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, और इनफैक्ट ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही है तो ये एक रीज़न है कि उसको शायद सुनने में नहीं ठीक सुनाई दे रहा है। दूसरी बात ये, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून बहुत पास जाके देखने शुरू कर देते हैं। हाँ। क्योंकि कार्टून उनको ऐसा लगता है कि ये बोल रहा है और ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और एक तीसरी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारी इंडिया के अंदर कि देखिए ऐसा है कि हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं जी। जैसे इसलिए हमारे देश में अगर अनपढ़ लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर एक छोटा बच्चा अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। अगर आपका एक छोटा बच्चा 1 साल तक 2 साल तक, हमारे देश में ये बड़ा एक गलतफहमी है कि ये बाद में बोलने लगेगा। हाँ। ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं बोल रहा है तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड कि भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है जी। तो छोटे बच्चों में खासकर अगर आपका बच्चा एज स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है 1 साल 2 साल तक, तो आपको उसकी सुनवाई की जांच जरूर करानी चाहिए। बच्चों में ये एक प्रॉब्लम है, एडल्ट्स तो जैसे होता है वो बता ही देते हैं कि भाई हमें नहीं सुनाई दे रहा है। तो बच्चों के लिए हमें खास ये 3 प्रिकॉशंस जो हैं कि भाई नहीं बोल रहा है, टीवी पास से देख रहा है, स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इनफैक्ट वेस्टर्न लिटरेचर में तो ये है कि भाई बच्चे की स्पीच नहीं डेवलप हो रही है, बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सोशल में कम, बच्चा खेलने वेलने भी नहीं जा रहा है, उनके वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें भी स्टडीज़ में आई हैं। तो ये बच्चे आपको ज़रूर जो है आपको इमीडिएटली स्क्रीन करने चाहिए हेयरिंग लॉस के लिए जी। डॉक्टर प्रीति लाल, अगर इसी बात को आपसे फर्दर बढ़ाएं, जैसे जब बच्चे हैं तो उनके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना है, पेरेंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेरेंट्स कब सजग हों? क्या ऐसे वार्निंग साइंस समझ सकते हैं, या कैसे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चे में कोई दिक्कत है सुनने से जुड़ी हुई? जी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को ये हेयरिंग लॉस को डिटेक्ट करने का। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो तभी से कुछ कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे की श्रवण शक्ति शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है जी। कुछ घर में ऊंची आवाज़ हुई और बच्चे ने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ नहीं देखा, हाँ। या दरवाजे पे घंटी बजी और बच्चे ने बिल्कुल कुछ संकेत नहीं दिया कि उसको सुनाई दिया है। जैसे डॉक्टर गौतम बीर ने अभी बताया, जैसे बच्चा सुनता है वैसे ही वो बोलना शुरू करता है। अगर वो ठीक टाइम पे उसकी वो लैंग्वेज नहीं डेवलप हो रही है तो भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है जो कि पेरेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है जब बच्चा बोलता नहीं है तो सभी घर में बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो बोलने लगेगा। और इसके पिताजी भी देर से बोलना शुरू किए थे, तो ऐसे करके ये सब बातों को नहीं ध्यान में रखना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। जब बच्चा स्कूल में जाता है तब उसकी, अगर वो क्लास में हमेशा आगे जाके बैठता है और पीछे उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, तो ये एक संकेत है कि उसका हेयरिंग चेक होना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर गौतम बीर ने बताया, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी एक इंडिकेटर होता है जी। तो ये सब चीज़ों को अगर हम इसके ऊपर थोड़े जागरूक रहें और पेरेंट्स और टीचर्स खास तौर पे, तो हम हेयरिंग लॉस को जल्दी पकड़ सकते हैं जी। अगर इस बात को और फर्दर बढ़ाएं डॉक्टर राकेश कुमार, तो कितने तरह की ये, जब हियरिंग लॉस की बात करते हैं या बहरेपन की बात करते हैं, तो कितने तरह की ये समस्या होती है, यानी कितने प्रकार की हो सकती है, कैसे इसको समझे, क्या क्या इसके अगर क्लासिफिकेशंस को समझना चाहिए? एज एन ENT सर्जन हम लोग इसको ब्रॉडली 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, 2 तरह की डेफनेस। एक जो कान में आवाज़ ना पहुंच पाना, उसका कारण हो सकता है कि कान का भारी हिस्सा डेवलप ही नहीं हुआ
मतलब जन्मजात, या कान का जो कैनाल है जिसके थ्रू आवाज़ अंदर जाती है उसका बंद होना। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं उसमें कान के अंदर मैल आ जाना, या कान के पर्दा फट जाना, या कान के अंदर बीच वाले हिस्से में 3 हड्डियां होती हैं उनमें से किसी का डैमेज होना, या कुछ चीज़ें हैं जैसे कान की हड्डी फिक्स हो गई, वो मूव नहीं कर रही, जिसको हम लोग ऑटोस्पोंजोसिस बोलते हैं। तो जो कान का भारी हिस्सा और बीच वाला हिस्सा, अगर इसमें दिक्कत है तो वो हियरिंग लॉस को हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी कि जो बाहर की आवाज़ें हैं एनवायरनमेंट की वो कान के अंदर वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा जो कान के अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम कॉकलिया बोलते हैं, और उसके बाद एक कॉकलियर नर्व होती है जो आपके जो सिग्नल्स हैं हियरिंग उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर ब्रेन में सेंटर है। अगर कॉकलिया या नर्व या ब्रेन सेंटर पे कहीं पे असर है तो उसको हम लोग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो ये 2 तरह के ब्रॉडली हैं, जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस आमतौर से दवाइयों से, ऑपरेशन से ठीक की जा सकती है, और जो एसन लॉस है करीब 2-3 जो डिकेड थे उससे पहले हम बोलते थे कि भाई साइन लैंग्वेज सीखिए या और कुछ अल्टरनेटिव कम्युनिकेटिव असिस्टेड डिवाइस हैं वो यूज़ करिए। बट आजकल एक कॉक्लियर इम्प्लांट आ गया है जो बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से बहुत ही सहायक है, और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें हियरिंग एड के लिए एडवाइस किया जाता है। जी डॉक्टर प्रीतिलाल, अगर हम जैसे इसके कारणों की चर्चा करते हैं तो क्या जो बच्चों में कुछ डिफरेंट कारण हो सकते हैं, जाहिर तौर पर एडल्ट्स में चोट लगने से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं, दवाई लेने से, तो क्या क्या उसको इस तरह से भी ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है? और दूसरी बात ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं ये आनुवांशिक हो सकती है समस्या, या गर्भावस्था के समय में ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से बच्चे में हियरिंग लॉस हो या डेफनेस हो? हाँ, बच्चों में जब बच्चे जन्म से पूर्व भी ये हियरिंग लॉस के कारण बन सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस। अगर फैमिली में हियरिंग लॉस चल रहा है तो ऐसे हो सकता है कि बच्चे को भी हियरिंग लॉस हो, या माँ को अगर इन्फेक्शन हो जाए जैसे साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, तो भी बच्चे को हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अगर बच्चे का वजन कम है या बच्चे को बहुत ऑक्सीजन की कमी हुई है जब वो पैदा हुआ है, या जॉन्डिस बहुत सीवियर हुआ है, तो ऐसे में भी बच्चे को हियरिंग लॉस के कारण हो सकते हैं। जी डॉक्टर गौतमवीर, अगर हम ये समझना चाहें कि कौन से रिस्क ग्रुप्स हैं या किन लोगों को ज़्यादा होने का खतरा है, क्या ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बढ़ती उम्र में, या ये कहें कि जब वो एडल्टहुड में हैं उसके बावजूद वो अटेन कर सकते हैं बहरापन, ऐसा हो सकता है क्या? ये बड़ा ही प्रिवेंटेबल कॉज है। इट इज़ द यूज़ ऑफ योर ईयरफोन्स। जी जी, ये एक बड़ी समस्या है जिस पर लगातार ऐसा है। ये एक बड़ा जो एडल्ट्स में, जैसे आपने पूछा जी, तो हमारे देश में भी, बाहर तो है ही ये प्रॉब्लम, हमारे देश में ये जो आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, और मतलब देयर इज़ अ वेरी गुड डाटा कि अगर आपने 90 डेसिबल्स पे साउंड सुनी है 1 घंटे या सवा घंटे के लिए, और उसके बाद आपका जो है यू विल हैव अ हियरिंग लॉस, सम डेफिसिट इन द हियरिंग। तो एक तो ये बड़ा रीज़न है, और इसके लिए मैं एक ही छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, द रूल ऑफ 60%। अच्छा, कि उसमें ये है कि आप अपनी वॉल्यूम को 60% पे रखें और उसको 1 घंटा इस्तेमाल करें, 60 मिनट्स, उसके बाद ब्रेक दें। और ये इतना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है जी, उसके बाद और हियरिंग लॉस होता रहता है। एक तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, द यूज़ ऑफ दिस ईयरफोन्स। और दूसरा आ रहा है ये आपका कॉन्सर्ट्स। अच्छा, अब हमारे बच्चे भी बहुत कहते हैं कि हमें कॉन्सर्ट में जाना है। फॉरेन कंट्रीज में भी ये जो कॉन्सर्ट पे जो लाउड साउंड होती है, जो परसिस्टेंटली 3 to 4 आवर्स के लिए चलती है, उसमें बहुत स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि आपके ऊपर ये बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है। हमारा तो एक दिवाली आता है, वो तो साल में 1 बार आता है जी, और अब तो पटाखों पे काफ़ी मतलब रोकथाम लग गई है। हाँ।
और पर हालांकि ये भी सुनने में ये भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि पटाखों के शोर से या बहुत तेज अगर कोई धमाका होता है तो ऐसे भी हो सकता है। नहीं डेफिनेटली, देखो जो बेचारे वॉर सोल्जर्स हैं, जब तोप का गोला चलता है तो दे हैव दिस प्रॉब्लम, बट चलो वो तो आपका प्रोफेशन है जी। बट ये रॉक बैंड म्यूजिक और ये आपका जो ईयरफोन्स हैं जी, ये दो एक ऐसे कारण हैं जो कि बड़े प्रिवेंटेबल हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के जी। और जो जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया आपको कि ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिसमें कि कान बहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कान बहता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट लीजिए और सर्जरी कराएं, क्योंकि जितनी बार कान बहेगा उतनी बार ही आपकी सुनवाई थोड़ी थोड़ी कम होगी। ठीक बात। और एक मैसेज मैं आपके टीवी के थ्रू देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों का कान बहता है और वो 6-7 साल के हो गए हैं, उनका कान का ऑपरेशन जरूर करवाएं। इस भलेके में ना रहें कि ये 15-16 साल की उम्र में होता है, तब तक इतना सुनवाई का नुकसान हो जाता है, अंदर की नस भी कमज़ोर हो जाती है कि हमारे लिए हेयरिंग रिस्टोर करना एक प्रॉब्लम हो जाता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये संदेश निश्चित तौर पर तमाम पेरेंट्स को मिल रहा होगा। और मैं एक बात इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं या समझना चाहूँगा आपसे इसको, जो ईयरफोन्स को लेकर के दरअसल बहुत सारे सवाल भी हैं कि ये किस तरह से इसको ये समझना चाहिए, क्या जो नॉर्मल साउंड है जैसे टीवी सेट्स पर हम देखते हैं उसको देखना यानी कि ज़्यादा प्रेफर्ड होगा बनस्पत कान में किसी चीज़ को लगाकर सुनने? डेफिनेटली, देखो अगर आप कोई भी साउंड एक कमरे में सुन रहे हैं जी, जो एक पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप उसका एक पार्ट है जी। और दूसरा ये है कि एक साउंड आप बिल्कुल ही कंसंट्रेटेड सिर्फ अपने ही कान में दे रहे हैं, वो तो डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलेट कर रही है आपकी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप 90 डेसिबल्स 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी 1 घंटा 1.25 घंटे के लिए जी। और जी, आपको रूल ऑफ 60 अब वेस्टर्न लिटरेचर में और हमारी कंट्री में भी आ रहा है कि आप इसको 1 घंटा इस्तेमाल कीजिए और 60% वॉल्यूम। ठीक बात है। तो यानी कि जहाँ कम से कम उसका इस्तेमाल करें, सीधे तौर पर अगर इसको ऐसा समझा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर इसका इस्तेमाल ना करें, इसको जितना अवॉइड कर सकें ईयरफोन्स को उतना किया जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH की सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं बहरेपन की, हियरिंग लॉस की। आखिर बहरेपन से कैसे निजात पाई जा सकती है या इस पर कैसे इससे बचा जा सकता है। दरअसल इस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है और हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार एम्स से, डॉक्टर गौतम भीर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर प्रीति लाल सफदरजंग हॉस्पिटल से विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा जारी है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर कानपुर से हमको कॉल कर रहे हैं, ममता मेहता जी। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ डॉक्टर, मैं धीमी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाती हूँ।
जी जी जी, एक बार फिर से पूछिए, क्या 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 जानना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक से आई नहीं यहाँ तक। जी 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 पूछिए। जी जी पूछिए। नाम आ रहा है मेरे को, धीमी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। अच्छा। और अगर जैसे सब लोग बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आती। अच्छा, तो आप जानना चाहती हैं कि इसका क्या उपाय है, क्या करें आप? क्या करना चाहिए तो ये ठीक हो सकता है? जी जी, आपकी उम्र क्या है? 70+ है। ठीक है, 73 ईयर्स है। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार, इनका सवाल लेना चाहेंगे आप? जी, जैसा इन्होंने बताया कि थोड़ा कम लाउडनेस वाली आवाज़ें सुन नहीं पा रही हैं, और ख़ासतौर से जो बोलचाल हो रही है आसपास वो समझ नहीं पा रही हैं। ये टिपिकल साइन है जो ओल्ड एज हियरिंग का। तो इनको डॉक्टर के पास जाके अपना जांच कराएं, जिसको कि हियरिंग टेस्ट बोलते हैं, ऑडियोग्राम। करीब 10-15 मिनट का काम है, और उसके बेस पे इनको हियरिंग एड एडवाइस करती रहेगी, और उस हियरिंग एड को लगाएंगी तो इनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए क्लैरिटी का इशू है, तो आजकल डिवाइसेस आ गई हैं जिसको कि ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी देखना है या रेडियो सुनना है, तो हियरिंग एड में भी आ रहा है ब्लूटूथ, और इसके अलावा बाकी चीज़ों में ब्लूटूथ है, तो उससे कनेक्ट कर लेंगे तो उनका एक स्पेसिफिक जो सिचुएशन है उससे तो ये आराम से बच पाएंगे और उसमें अच्छे से सुन पाएंगे। जी, डॉक्टर राकेश, ये आपने देखा होगा कि एल्डरली एज में ये समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है, जैसे कि अभी एक कॉलर ने बताया। तो एक तो कब किस तरह की जांच इसके लिए करवाएं, और इलाज के क्या विकल्प हैं, इसको भी ये समझना चाहिए। जैसे आपने हियरिंग एड की एक बात कही, तो कब हियरिंग एड लगाएं, कौन सी जाँच करवाएं, अगर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कैसा समझना चाहिए चीज़? देखिए, जब आपको लगे कि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि मैं दूसरे से पूछना पड़ता है बार बार कि क्या बोला, आप दोबारा से बताइए, तो वो टाइम है आपको हियरिंग टेस्ट करना है। और हियरिंग टेस्ट के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, और इसके अलावा स्पीच ऑडियोमेट्री भी कर सकते हैं जिनमें कि समझने की दिक्कत है। तो दोनों ही टेस्ट बड़े सिंपल हैं, कोई इसमें कोई इंजेक्शन या और कुछ नहीं लगता है। कान के ऊपर ईयरफोन लगा के उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे एडवाइस की जा सकती है। जी। कुछ सिचुएशन है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप ऐसी जगह बैठें जहाँ पे कि आप उसके जो स्पीकर के पास हैं आप। दूसरी बात ये है कि आप ध्यान दें सामने वाला जो बोल रहा है उसके चेहरे की तरफ, कि जो उसका जो लिप मूवमेंट है, जो कैसे बात कर रहा है, उससे कुछ चीज़ें आप समझ पाते हैं। जी। इसके अलावा कब करना चाहिए? एक टाइम था जब हम बोलते थे कि जब आपको दिक्कत है। आजकल हम बोलते हैं कि आप टेस्ट कराइए 45-50 के बाद रूटीनली आपको हियरिंग टेस्ट करना है, और अगर हियरिंग आपकी कम है तो आपको उसके लिए इलाज कराना ज़रूरी है। और बुजुर्ग लोग जो 60 या 65+ हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी से अपना हियरिंग एड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्टडीज़ हैं उसमें पाया गया है कि जो जिनका हियरिंग लॉस हो जाता है वो सोशली विड्रॉ हो जाते हैं, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो उनकी जो सोशल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, वो सब अफेक्ट होते हैं। जी। और अल्टीमेटली जो अल्जीमर जिसको हम बोलते हैं कि आदमी का याददाश्त ख़त्म हो गई, वो समझ नहीं पा रहा कि कहाँ पे कैसे एक्ट करना है, ये देखा गया अगर हम टाइमली उनको रिहेबिलिटेट करें तो उसमें भी फ़ायदा होता है। जी जी, निश्चित तौर पर ये समस्याएं हो जाती हैं, कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर गौतम वीर, आपसे अगर समझना चाहें कि जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो कैसे समझना चाहिए, क्या विकल्प है? और हियरिंग एड की अभी बात हुई, तो क्या हियरिंग एड ही इसका इलाज है या ड्रॉप्स वगैरह, यानी कैसे इसको समझें कि क्या डॉक्टर राकेश ने आपको जैसे बताया कि जैसे अगर आपको सुनना कम लगे तो प्योर टोन ऑडियोग्राम कराना चाहिए, और उसके बाद आपको एक हेयरिंग एड लेना है। हमारी कंट्री में तो अभी तक यही चल रहा है जी। और जो हेयरिंग एड है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऑडियोलॉजिस्ट से लें। ये जो जा करके किसी से भी आप खरीद लेते हैं हेयरिंग एड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जैसे आप आँखों के चश्मे का नंबर होता है
मैं बिल्कुल एज सिंपली पुट कर रहा हूँ, उसी तरह हमारी सुनवाई का भी एक स्पेसिफिक होता है नंबर जो कि हम देते हैं प्योर टोन ऑडियोग्राम में, और ऑडियोलॉजिस्ट से ही आप जो है हेयरिंग एड लें। अभी देखो ऐसा है कि अगर हम जो लोग बहुत विकसित हैं जो देश जो हैं वहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत तेज़ी से आ रहा है बूढ़े लोगों के लिए, उनकी बड़ी अच्छी रिहैबिलिटेशन होती है। पर अब हमारे देश में एक तो ये बड़ा महंगा है इम्प्लांट, जो सस्ते से सस्ता इम्प्लांट भी है वो 6-7 लाख रुपए का आता है, तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और अगर हमारे देश में कुछ अमीर लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हेयरिंग एड लगाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, और अगर वो कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना चाहें अपने ओल्ड एज के अंदर तो वो लगा सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट जैसे डॉक्टर राकेश ने कहा कि इस समय जिस मोड पे हम देश में हैं, हम हेयरिंग एड ले सकते हैं। अच्छी जो हेयरिंग एड है वो 15,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की आती है, ब्लूटूथ वाली, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये तो आपकी पर्सनल कैपेसिटी बाइंग पर है। बाकी ज़रूरी ये है कि आप इसे एक ऑडियोलॉजिस्ट से प्रोग्राम कराएं। ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि हमने एक मशीन खरीदी, लगाई और हमें सुनने लगा। ऐसा नहीं है, आपको एक ऑडियोलॉजिस्ट से उसको प्रोग्राम कराना पड़ेगा और फिर आप अपनी हेयरिंग एड लीजिए। और किसी तरह के कान में ड्रॉप्स ना डालें जी, खुद तो बिल्कुल ना डालें, चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे यंग एडल्ट हो। आई एम स्ट्रिक्टली, आप किसी तरह के ईयर ड्रॉप्स ना डालें, कोई तेल ना डालें कान में, कोई इंडिजिनस दवाई जैसे हम कहते हैं तेल डाल दिया सरसों का, ये वो बादाम का तेल डाल दिया, कोई तेल नहीं डालना है आपको, कुछ भी कान में नहीं डालना है, उससे सुनवाई वापस नहीं आती। जी 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 जी, तो ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद है कि दर्शक इसको सुन रहे होंगे कि कम से कम, क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है कि बच्चों के कान में तेल डालना, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको करेंगे तो कान साफ रहेगा, ठीक रहेगा। डॉक्टर प्रीति लाल, जब हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, बच्चों के भी बात साथ साथ करते चलेंगे। जब हम इलाज के विकल्प की बात करते हैं तो क्या बच्चों में और बुजुर्गों में डिफरेंट तरह से इसको ट्रीट करेंगे या कैसे इसको देखेंगे? देखिए, पहले तो अगर हम बच्चों की बात करें, पहले अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है जी, जिसका हम इलाज कर सकते हैं, हाँ, वो हमें पहले कर लेना चाहिए। हाँ। जैसे अगर कान में मैल है, डॉक्टर राकेश ने हमें बताया कि कान की मैल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं जी। तो ये इस कारण का समाधान बहुत ही आसान है। अगर कान में इन्फेक्शन है, बार बार कान में से पस निकल रहा है, या कान में एक पानी का इकट्ठा होना, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में ग्लू ईयर कहते हैं, ये सब कारण, अगर जो भी कारण जिसका समाधान हो सकता है उसको हमें समाधान कर लेना चाहिए। जो आंतरिक कान के कारण होते हैं, इनर ईयर कॉजेज जिसे हम कहते हैं, जिससे नस कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए कोई दवाई या ऑपरेशन से इलाज करना संभव नहीं होता है, तब हम उनको हेयरिंग एड एडवाइस करते हैं बच्चों को। और अगर हेयरिंग एड, अगर जो श्रवण शक्ति है वो बहुत ही गंभीर रूप से अफेक्टेड है, तो हेयरिंग एड भी काम नहीं करते, तब हम उन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट की भी बात करेंगे, हेयरिंग एड को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है जो कि दिल्ली से हमको कॉल कर रहे हैं, सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे बेटे की उम्र है 10 साल और उसके कान में छेद हो गया था, उसने सीख मार ली थी कान में। अच्छा। और उसके कान जो मवाद है ना, वो बाहर की वजह अंदर आनी शुरू हो गई, और उसकी वजह से उसकी नस भी कमजोर हो गई और हड्डी भी गलनी शुरू हो गई। इसकी वजह से आपको आँख में, नाक में, गले में इन्फेक्शन हो गया, उसके बिल्कुल लाल हो जाती है वो आंखें भी। और मैंने प्राइवेट यहाँ पे बहुत दिखा लिया, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हो रहा उससे। तो सर मेरे को क्या करना चाहिए उसके लिए? ठीक है, डॉक्टर गौतम बीर, आप सवाल लेना चाहेंगे? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा जी, बच्चा अगर 6-7 साल का है तो और उसका कान बहता है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए। और आपको अभी बताया है कि मैंने कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको बहुत साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं।
जी। अब आपका बच्चा 10 साल का हो गया है, उसके कान में छेद है, ये आपको पता है, तो इसका परमानेंट इलाज तो एक ही है कि आपको उसका एक ऑपरेशन बनवाना पड़ेगा। और ये कान का ऑपरेशन होता है जिसे हम टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं, और ये तकरीबन दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो इनको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हार्डिंग आना चाहे हार्डिंग आ सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी पीडियाट्रिक क्लिनिक है, उसमें हम बच्चे को देख के, इस बच्चे का एक ही परमानेंट इलाज है और वो है कान का ऑपरेशन। और बाकी आप दवाई लेते रहिए, वो फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा और फिर बहने लगेगा। ये बड़ी गलत बात है कि हम इतने छोटे बच्चे का कान बहने देते हैं इतने सालों तक। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको दिमाग में भी इन्फेक्शन हो सकती है और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ठीक बात है। तो ये संदेश भी जाना चाहिए कि इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर छोटे बच्चे हैं तो ये बिल्कुल मन में ना आए कि बड़ा होता जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, बल्कि हियरिंग लॉस जो है वो और बढ़ती रहती है। फिलहाल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टोटल हेल्थ पे। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहरेपन की, और 3 खास मेहमान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट, इनमें क्या फ़र्क होता है, इसको कैसे समझें, और कॉक्लियर इम्प्लांट के विषय में भी कुछ जानकारी दें। ये क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या चीज़ है ये? जी, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं जी, तो हियरिंग एड को आप ब्रॉडली बोल सकते हैं ये पर्सनल एम्पलीफायर है। जैसे माइक होता है, तो माइक में बोलते हैं तो हम कम आवाज़ में बोल रहे हैं, लेकिन वो उसको एम्पलीफाई करके दे रहा है, तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी और वो ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। जी, ऐसा ही हियरिंग एड का है, हम कान में लगाते हैं तो जो धीरे आवाज़ें हैं वो आवाज़ें उसको तेज़ वॉल्यूम पे सुनाई देंगी, जिससे कि वो उनको सुन पाएगा। जी, अप्रॉक्सीमेटली ये बोल सकते हैं, ये रफली के ये हियरिंग एड होती है। जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो क्या है कि वो क्योंकि जो हम सुनते हैं, फाइनली जो आवाज़ जाती है कान के पर्दे को हिलाती है, उससे 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हिलती हैं, और कान का जो भीतरी भाग है जिसको कॉक्लिया बोलते हैं, उसमें हेयर सेल्स होते हैं, उसको मूव करती हैं और उससे सिग्नल जाते हैं नर्व से ब्रेन तक। तो जहाँ तक कॉक्लिया तक नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही, उसको आप हियरिंग एड से ठीक कर सकते हैं। सपोज करिए कॉक्लिया में भी जो हेयर सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी हियरिंग लॉस, और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें हियरिंग एड भी फ़ायदा नहीं करती। जी, तब हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट डालते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के 2 भाग होते हैं, एक अंदर वाला जिसमें के इलेक्ट्रोड होते हैं, वो जाके जो हमारी हियरिंग नर्व के जो एंडिंग है, लास्ट जो उसके एज है, वहाँ पे जाके टच करते हैं, और एक स्पीच प्रोसेसर होता है जो हम लोग बाहर से लगाते हैं। जो इलेक्ट्रोड है वो ऑपरेशन करके अंदर डाले जाते हैं, जो शंख की तरह भाग होता है कॉक्लिया में, और स्पीच प्रोसेसर बाहर से उसके ऊपर मैग्नेट से चिपक जाता है। जी, अब जो स्पीच प्रोसेसर का काम क्या है कि जो हम बोल रहे हैं साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रोड के थ्रू जाके नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, यानी नर्व को एक्साइट करेंगे, और वो जाके ब्रेन तक पहुंचाती है, और जिसको हम लोग हियरिंग की तरह
सुन सकते हैं कि कुछ उसमें स्टिमुलेशन हो रहा है जी। लेकिन ये वैसा नहीं है कि जैसे हम और आप सुन रहे हैं। उसको समझने के लिए और उसको स्पीच और वो क्या आ रही है उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से बच्चों में जिन्होंने पहले कभी कुछ सुना ही नहीं है। तो हम बोलते हैं करीब 2 से 3 साल तक उसको ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग कराना है। जो अडल्ट ऐसे बच्चे जिन्होंने इसके पहले कभी सुना नहीं, जो फर्स्ट टाइम जी, जिनको हम प्रीलिंगुअल डेफनेस बोलते हैं। राइट। जो पोस्ट लिंगुअल है यानी कि जिन्होंने पहले सुना है और बोलते थे उनमें डैमेज हुआ है, तो उसमें करीब 6 से 9 महीने तक आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसको आप समझ पाते हैं कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट से क्या सुन रहे हैं और उसके हिसाब से उसमें बोल पाएंगे जी। तो ये रफली ये डिफरेंस है कि एक एम्पलीफायर है और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉनिकली साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है और वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं जी। डॉक्टर गौतमवीर, अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में थोड़ा और समझना चाहें कि क्या ये एक ही तरह की डिवाइस है जो सर्जरी के साथ सभी लोगों पे फिट कर दी जा सकती है या इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कितने तरह के इम्प्लांट होते हैं, इसको समझें। और क्या बच्चों को किस उम्र में लगाया जा सकता है? अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की तो बात आप कर ही रहे हैं। देखो, जो इम्प्लांट है वो जैसे आपको सर ने बताया बाहरी अंदरी, उसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं और वो जाकर के आपके हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करता है और साउंड जाती है। देखो, ये तो बेसिक है जी जी। और इसमें कोई अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स नहीं आए हैं। ठीक है। मतलब इसी बेसिक इम्प्लांट, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई लोग अपने चैनल्स जो हैं, जिस तरह मतलब जो आपके हेयर सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो उनकी कई लोगों की लेंथ वेरी करती है, कई लोग उसमें ज़्यादा चैनल्स देते हैं। बट जो जैसे सर ने बड़ी ही अच्छी ढंग से आपको समझाया है डॉक्टर राकेश ने कि भाई आपको इसको मतलब ये एक इम्पल्स देता है और जो बच्चों ने पहले नहीं सुना होता, जैसे मैंने सबसे पहले ये बोला कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, उनको ऐसा लगता है कि भी हम बिल्कुल एज 0 पे आ गए हैं, तो आपको उनको फिर से ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है। तो इम्प्लांट्स की कोई खास वैरायटी नहीं है, 2-3 फॉरेन कंपनीज हैं, कुछ चाइनीज कंपनीज भी हैं, तो वो तो आपकी मतलब है, मतलब जैसे इट इज मतलब तो आप जैसे सिंपली ये कह सकते हैं कि शर्ट तो शर्ट ही है, दूसरी डिफरेंट कंपनीज की हो सकती है और कोई बाकी वो उसमें कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है। हेयरिंग एड में ऑफ कोर्स है, बट ये जैसे अब आप दूसरा सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र में लगानी चाहिए। देखो, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला है कि जितनी जल्दी हो सके, इनफैक्ट 1 साल 2 साल इस उम्र में भी आप जितनी जल्दी अपने बच्चे को इम्प्लांट लगाएंगे वो सुनने लगेगा और बोलने लगेगा। और इसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा कि जिस शहर में पगडंडी होती है उसके ऊपर सड़क बनाना बहुत आसान है ना। सब लोग आ जा रहे हैं, एक पगडंडी है, आप उसके ऊपर एक सड़क बना सकते हो। पर अगर आपका पगडंडी ही नहीं है तो फिर आपको सड़क बनानी बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, कच्चे रास्तों को पक्का करना आसान है। आपको अपने बच्चे को जितनी जल्दी हो सके इम्प्लांट लगाना है, ताकि उसको नहीं तो दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेन हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी, वो चला जाता है। तो फिर आपका ब्रेन को हमें और वर्क करना पड़ता है 5-6 साल की उम्र में। जितनी इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए टीवी पे कि एडिप स्कीम चल रही है, इस सरकार ने चलाई है, जिसमें जिनकी सैलरी 1.8 लाख से कम है पर एनम, उनको सरकार फ्री इम्प्लांट दे रही। जी जी, भारत ये तो जानना सबके लिए बड़ा जरूरी है। और मतलब ये सर के यहाँ और हमारे यहाँ ये प्रोग्राम बहुत जोर से चल रहा है एडिप स्कीम में, और ये फ्री इम्प्लांट आता है, हम बच्चों को देते हैं और वो बहुत शुक्रगुजार है। और हमको मतलब ऐसा वैसा इम्प्लांट नहीं, वही इम्प्लांट मिल रहा है जो फॉरेन के बच्चों को मिल रहा है। जी जी, 7-10 लाख का जी। तो बहुत अच्छा इम्प्लांट मिल रहा है। और उससे हमारी यही है कि जितनी कम उम्र में आप लगा सकें, जितनी जल्दी आप आवाज़ें सुन सकें, और ये जो ब्रेन का जो प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको जितनी जल्दी बना लें आप, उतना ही बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी लगाएं। बाकी एक एज ग्रुप जैसे मैंने पहले बताया, एडल्ट्स हैं जो प्रेस जैसे सर ने बताया जिनकी सुनवाई चली जाती है बिल्कुल उम्र के साथ, वो भी एक कैटेगरी है जो हेयरिंग एड्स के लिए जा सकते हैं। कई लोग जो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। बाकी कई लोगों को देखिए ऐसा होता है हेड इंजरी हो जाती है बहुत जी, या मेनिंजाइटिस हो जाती है,
ठीक ठाक बोलते हुए उनकी सुनवाई सुनने वाली नस चली जाती है, उनको भी हम स्क्रीन करके कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए लगा सकते हैं, वो लोग भी बहुत बेनिफिट करते हैं। जी जी जी। बट ये फिर वही बात है कि अभी हमारा देश इतना विकसित नहीं है, हमारी इतनी खरीदने की शक्ति नहीं है कि हर कोई ये हेयरिंग एड ले सके। जी, लेकिन एक अच्छी बात आपने बताई कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें एक योजना चलाई जा रही है और इसको लेकर के भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि कम से कम छोटे बच्चों में अगर इस तरह की कोई समस्या है तो जल्द से जल्द बिना समय गंवाए इस पर संपर्क करें और इस पर निश्चित तौर पर डॉक्टर से समझें और अगर इम्प्लांट ज़रूरी हो तो वो लगवाएं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ बिहार से हमको कॉल कर रहे हैं, उपेंद्र कुमार जी। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा जो है आपका कभी कान से कम सुनाई देता है, कभी तेज सुनाई देता है, कभी जो है नॉर्मल रहता है। अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 70 वर्ष है। अच्छा, डॉक्टर राकेश, आप ये सवाल लेना चाहेंगे, कभी नॉर्मल सुनाई देता है, कभी ऊंचा सुनाई देता है? और उम्र इन्होंने बताई है 33 ईयर्स। उम्र एक बार फिर से बताएंगे उपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, 70 उम्र है, 70 ईयर्स। 70 ईयर्स, दरअसल मैंने भी 70 ही सुना था, इसलिए मैंने कहा एक बार दोबारा। तो एज तो है 70, तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस तो होगा ही, लेकिन साथ में बीच में कम हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। तो उसके एक दो कारण जो समझ आते हैं, कई बार कान में वैक्स होता है, वो पोजीशन पे खासतौर से जब आपने हाथ के ऊपर सर रखा है या पिल्लों पे रखा है तो फिर कम सुनाई देगा। इसके अलावा जब सर्दी जुकाम होता है तो उस टाइम पर भी हियरिंग लॉस और कम हो जाता है। तो मेन कारण तो यही है। तो इसके लिए सर्दी जुकाम अगर हो रहा है तो नाक की जांच करना, गले की जांच करना, ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ में कान की जांच कर लें, एक बार डॉक्टर को दिखा लें, वो कान के अंदर मैल होगा तो ज़रूर साफ़ कर देंगे जी। और इसके अलावा हेयरिंग टेस्ट भी हो जाएगा। अगर कान साफ़ करके और बाकी चीज़ें नहीं हैं तो हेयरिंग टेस्ट करके पता किया जा सकता है हेयरिंग लॉस कितना है जी। तो जी, ये चीज़ें करना ज़रूरी है, तो डॉक्टर को दिखा लें एक बार। हाँ, ठीक बात है, डॉक्टर को दिखा लें एक बार। फिलहाल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, फिर जुड़ेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बहरेपन की, डेफनेस की, और 3 खास मेहमान, 3 विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं कि दिल्ली के नामी गिरामी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार एम्स से, डॉक्टर गौतम बीर जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं, डॉक्टर प्रीति लाल सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो पटना से हमको कॉल कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, इसलिए क्या है ना कि मेरे कान में सर खुजली है, इचिंग जो है वो बार बार होते रहता है सर, और ये कान से सुनाई कम दे रहा है, इसलिए क्या कारण है सर? अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? सर 40 साल। अच्छा, 40 ईयर्स के हैं। डॉक्टर प्रीति लाल, आप इनका सवाल लेना चाहेंगे? तो जो मुझे समझ में आया, इनके कान में 40 वर्ष के हैं, खुजली होती रहती है, इचिंग होती रहती है, और कम सुनाई देता है उसकी वजह से शायद। उसकी वजह से कम सुनाई देता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे इचिंग हो सकती है ना, कोई और इन्फेक्शन। तो
इसलिए इनको मैं यही सलाह दूंगी कि ये जाके जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको ज़रूर दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। जी, तो यानी कि संक्रमण से बचने की भी ज़रूरत है। कान में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या कई बार हम देखते हैं कि जब फ्लाइट में कोई ट्रैवल करके आता है उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में ये जानने की ज़रूरत है, डॉक्टर प्रीतिलाल आप ही के पास ये आ रहे हैं ये समझने के लिए कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लोगों को लेना चाहिए अपने हियरिंग को दुरुस्त रखने के लिए, कैसे इसको समझना चाहिए, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं बहरेपन के संदर्भ में अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जहाँ पर हम हेयरिंग लॉस, जैसे कि कान में वैक्स होना कई बार बहुत अक्सर पाया जाता है और ये हमने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि लोग कान में पिन डाल देंगे या कोई तीली डाल देंगे। एक हमारे दर्शक ने अभी हमें बताया ही कि उन्होंने उनके कान में तीली डाली और फिर बच्चे के कान में से पीप आने लगा। तो ये सब नोकीले चीज़ें कान में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए कान साफ करने के लिए। जी डॉक्टर गौतमवीर, एक समस्या जो कुछ एक व्यूअर हैं वो लिख करके पूछ रहे हैं कि फ़्लाइट में ट्रैवल करने के बाद उनके पास अक्सर उनके कानों में दर्द होना या इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये एक से ज़्यादा बार हो रही है, तो इसको कैसे समझना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो ये ना, इसको हम लोग ओटाइटिस बैरोट्रॉमा, ओटाइटिस ट्रॉमा हो जाता है ये फ्लाइट में, क्योंकि ना आपका प्रेशर चेंजेस होते हैं। तो देखो ये कोई इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, क्योंकि ये ना यूस्टेशियन ट्यूब होती है, हमारी एक ट्यूब होती है जो कान और नाक के बीच में कनेक्शन करती है। तो बेसिकली वो बंद हो जाती है आपके प्रेशर डिसेंट से ना, और ये तो और उड़ते वक्त भी प्रेशर चेंजेस होते हैं आपके एयरक्राफ्ट में बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जी। तो ये एक हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है और आप उतरेंगे और थोड़ी देर में ये ठीक हो जाता है जी। और ना ठीक हो तो उसके लिए आप प्रिकॉशन लें, जैसे उड़ते वक्त आप कुछ ना कुछ मुंह में टॉफ़ी वॉफ़ी ज़रूर रखें या च्विंगम चबाते रहें, उससे आपके मुंह चलता रहेगा और यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो थोड़ी खुली रहेगी। और कई बार बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इतना प्रेशर डिसेंट हो जाए कि आपका पर्दा ही फट जाए, वो सब बहुत रेयर होता है जी। बाकी ये ज़रूर है कि थोड़ा कान में ये प्रॉब्लम आ जाती है, बट ये अगर आप इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई दवाई तो है नहीं, सिर्फ ये है कि आपको वो यूस्टेशियन ट्यूब ओपन रखनी है। तो आप उसको यही कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा टॉफ़ी वॉफ़ी पहले देते थे बहुत, आजकल एयरक्राफ्ट्स में बंद कर दिए, तो पहले जब मैं छोटा था तो बहुत देते थे, तो आप खुद टॉफ़ी और च्विंगम जो है कैरी कर सकते हैं और डिसेंट के वक्त भी उसे यूज़ करें और जब फ्लाइट जारी होती है ऊपर असेंट के वक्त भी उसको ज़रूर यूज़ करें। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये कम से कम कुछ वाइडली चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और सबसे खास बात है कि इसको लेकर के जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आफ्टर फ्लाइट थोड़े दिन रहती है, हफ्ता 10 दिन, तो आपको ज़रूर एक ENT कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए जी जी। उसका फिर इलाज होता है, मेडिकली हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए आज यहाँ से कि कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके संदर्भ में देर ना करें और जो एडल्ट्स हैं उनको भी अगर कोई समस्या होती है, दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और अपना इलाज कराएं। हियरिंग एड की ज़रूरत है तो वो लगाएं, लेकिन हियरिंग लॉसेस को कम से कम नज़रअंदाज ना करें। तो आप सभी का, डॉक्टर राकेश कुमार आपका, डॉक्टर गौतमवीर आपका और डॉक्टर प्रीतिलाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो संदेश आज आप सबको मिला है वो निश्चित तौर पर आपने आत्मसात किया होगा और अपने जीवन में उसको उतारेंगे और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के संदर्भ में जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। बहरेपन जैसी समस्या से निजात पाने के लिए, उसको दूर रखने के लिए कम से कम। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।